वन आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव्स। ये रहा। अब सबसे पहले तो एडजेक्टिव के बारे में आपको एक बात शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि जैसे हमने आर्टिकल का टॉपिक पढ़ा, ये भी एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है। मतलब अगर हम चाहें तो एडजेक्टिव वाले पार्ट में ही आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। जैसे हमने डिटरमाइनर्स का टॉपिक पढ़ा, वो भी आप एडजेक्टिव के पार्ट में ही काउंट कर सकते हैं, उसी में ये काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक ने आर्टिकल को बड़े ही कंसाइज तरीके से, मतलब कम शब्दों में अच्छे तरीके से बताया। कम से कम 5 से 6 ऐसी बातें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती हैं। वो सब मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा। और जो इसकी बुकिश लैंग्वेज है, मतलब बुक ने जो लैंग्वेज यूज करी है, उसे आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ईयरफोन अपने कानों में सेट कर लीजिए। ये क्लास मैंने आपको कई बार कहा है, ये लेक्चर आप बिल्कुल अटेंटिव होकर बिल्कुल ध्यान से सुने, तभी आपकी बातें क्लियर होंगी। और हमारा जो मोटिव है कि मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक को पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे दिमाग में फिट कर लिया जाए, ताकि ऑफलाइन क्लासेस के बाद या अगर आप जैसे कोई कोचिंग करते हो या फिर सेल्फ स्टडी भी वापस से करते हो, तो आपको बहुत हेल्प मिले और आपके डाउट्स पहले से कुछ क्लियर हों। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इसने डेफिनेशन ही दी है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। तो डेफिनेशन आपके वैसे कोई काम की नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, नाउन की विशेषता प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए इन शब्दों का यूज़ करा जाता है और ये एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब देखो एग्जाम्पल दिया, जैसे इसने शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे ये गर्ल जो है ये एक नाउन है। इस नाउन को स्पेसिफाइड कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल कर रहा है। तो ये अपने आप में क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। दे आर गुड, यहाँ पे भी वो अच्छे हैं। यहाँ इस दे को, मतलब इस प्रोनाउन को स्पेसिफाइड कौन कर रहा है? गुड कर रहा है। तो ये भी एडजेक्टिव हुआ। तो यहाँ ब्यूटीफुल और यहाँ पे ये गुड, ये एडजेक्टिव्स हुए। ये एक सिंपल फॉर्मेशन है बात को समझने के लिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी ही चाहिए। अब देखो, इसने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन इन द सेंस वर्गीकरण किया। थोड़ा बहुत इसने बताया है कि कौन सा क्या है, किस तरीके से एडजेक्टिव होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट और खास बात होगी वो आपके साथ हेल्प कर दूंगा आपको समझने में। देखो, इसने सबसे पहले कहा प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। जैसे इंडिया है, इसका एडजेक्टिव क्या हुआ? इंडियन। अमेरिका का अमेरिकन, चाइना का चाइनीज, शेक्सपियर का शेक्सपियरियन। ठीक है, अब देखो ये नाउन हुआ, ये प्रॉपर नाउन है। अब पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये बनती है कि प्रॉपर नाउन कहते किसको हैं। तो जैसे मैंने आपको नाउन में थोड़ा बताया भी था प्रॉपर नाउन के बारे में, कि जिस पर्टिकुलर नाम, कोई भी नाउन हो, उसका कोई प्रॉपर नाम हो, एक्यूरेट कोई नाम हो, दैट इज प्रॉपर नाउन। अब इंडिया, अमेरिका, चाइना, शेक्सपियर, ये सब नाम हैं। इनका एडजेक्टिव इसने क्या बना दिया है? इंडियन। अमेरिका का अमेरिकन, चाइना का चाइनीज, शेक्सपियर का शेक्सपियरियन। अब देखो, शेक्सपियर एक नाम है व्यक्ति का। अब इसने क्या है? शेक्सपियरियन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उसके दौर के, उसके टाइम के। ठीक है, फिर होता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव यहाँ पे आपको याद किससे कर लेना है? पजेसिव का मतलब भी क्या होता है? आप जहाँ पर अपनापन दिखाते हो। ठीक है ना, जैसे माई, आर, योर, हिज, दियर, हर, इट्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब आपको यूं नहीं है कि इनका क्रैमिंग करना, इनका रट्टाफिकेशन करना है, ये आप सीधा पढ़ के भी इनका आइडिया लगा सकते हो। जैसे इसने कहा दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। तो ये माई यहाँ पे क्या है? भी हाउस तो नाउन हुआ, नाउन को स्पेसिफाइड कौन कर रहा है? माई कर रहा है। भी ये घर है, लेकिन किसका? मेरा। तो ये अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। स्पेसिफाइड कर रहे हो आप, स्पेसिफाइड करते ही आपने एडजेक्टिव यूज करा है यहाँ पे। अब आपको एग्जाम के अंदर सिर्फ टीचिंग लाइन के जो एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे वो नाम जरूर पूछता है। टीचिंग लाइन के जो एग्जाम होते हैं, जैसे अगर आप मान लो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड या ग्रेड थर्ड की तैयारी करे हो, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन एग्जाम्स की तैयारी करे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हो, रीट के एग्जाम की तैयारी करे हो, वहां ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। माई को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा भाई इस एडजेक्टिव का नाम बताइए, तो उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन आप एसएससी के सेंटर के किसी एग्जाम की, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि आपको पता नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, ये जो भी होते हैं ये सारे, मतलब ईच एंड एवरी, ये दोनों एक साथ यूज हुए हैं। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाते हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट आप किसी चीज को करते हो। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ईज का प्रयोग 2 या 2 से अधिक के लिए किया जाता है। मैंने आपको अपनी एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि ईज का जो यूज करा जाता है ना, वो किसके लिए किया जाता है? जहां आपके पास एक सर्टेन नंबर हो, निश्चित संख्या जहां आपके पास आ जाए, आप वहां पे ईज का यूज करते हो। और एवरी का यूज कहां पे करते हैं? जहां आपके पास संख्या निश्चित नहीं है, आपको पता नहीं कितने लोगों के बारे में बात हो रही है, तब आप एवरी का यूज करते हो। जैसे इसने कहा 2, 3, 10 बॉयज, तो निश्चित संख्या बताइए, आपने ईज का प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे इसने कहा देयर वर 2, 3, 10 बॉयज, 2, 3, 10 लड़के हैं वहां पर। अब देयर के बाद ये जो वर अप्लाई हुआ है, पहले तो ये बता देता हूं, देयर के बाद ये वर जो अप्लाई होती है, ये जो वर्ब अप्लाई होती है, अच्छा देयर को क्या बोलते हो आप?
इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हो, बता चुका, सिखा चुका मैं आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बाद ये जो वर्ब अप्लाई हुई है ये किसके अकॉर्डिंग हुई है, आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब किताब से। तो यहाँ पे 2, 3, 10 बॉयज चाहे कुछ भी आ जाए, सब प्रोनाउन है, सॉरी प्लूरल है, तो इसने क्या लगाया, वर्ब को अप्लाई करा है। और वर्ब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्मेशन है। अब इसने कहा प्रत्येक लड़का हैंडसम था, तो ईच के बाद आने वाला नाउन हमेशा याद रखिएगा, ईच के तुरंत बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्मेशन में होता है और उसके बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर फॉर्मेशन में होती है। एवरी, ईच एंड एवरी का प्रयोग 2 से अधिक के लिए, देयर वर 3 बॉयज, तो यहाँ पे इसने वर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने कहा एवरी, ईच एंड एवरी बॉय वॉज इंटेलिजेंट, ये वो की वही बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं, ये सब कुछ आप चीज़ें जानते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है। आइदर या नाइदर का यूज जो आप करते हो 2 के लिए करते हो, ये भी आप सीख चुके हो। आइदर का यूज जो करा जाता है वो पॉजिटिविटी के लिए, नाइदर का यूज जो करा जाता है वो नेगेटिविटी के लिए। 2 में से किसी एक ने अगर कोई काम करा है तो आइदर, दोनों में से किसी ने वो काम नहीं करा तो नाइदर। देयर आर 2 नॉवेल्स ऑन द टेबल, टेबल पे 2 नॉवेल्स हैं, नाइदर नॉवल इज इंटरेस्टिंग, मतलब दोनों में से कोई सा भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ठीक है, तो नाइदर के बाद जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, सिंगुलर आती है, ये भी ध्यान रखना है आपने। ईच एंड एवरी, आइदर नाइदर के बाद नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, सीख चुके हैं हम ये बात। ईच, कॉम्ब, एवरी टॉय, क्योंकि यहाँ पे ईच, एवरी ये सब किसका काम कर जाता है, डिटरमाइनर्स का काम कर जाते हैं, तो ये अपने आप में उसको स्पेसिफाइड पहले से ही कर रहे हैं। तो जो आर्टिकल हम यूज करते हैं ना वो भी क्या करता है, स्पेसिफाइड ही तो करता है नाउन को। ठीक है ना, आर्टिकल का यूज नाउन के साथ करा जाता है। तो ईच, कॉम्ब या एवरी टॉय ये करना गलत होगा। अब देखो, ईच और एवरी के बाद आर्टिकल का यूज करके प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का कि इसके बाद किसी तरीके के आर्टिकल का यूज नहीं करा जाता। फिर ये कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, देखो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, द अदर, ये डेफिनेट कहलाते हैं। मतलब डेफिनेट किसे कहते हैं, जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया हो, जो चीज़ का आपको कोई नॉलेज हो। दिस, दैट, दीज, दोज, मतलब जो चीज़ आपके सामने दिखाई दे रही हो, चाहे नज़दीक हो चाहे दूर हो। ठीक है, मतलब डेफिनेट का मतलब ही क्या होता है, जिसके बारे में आपको आइडिया हो। इनडेफिनेट का मतलब जिसके बारे में आपको कोई पता नहीं है। देखो ए एन, असर्टेन, एक निश्चित कोई संख्या, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो संख्या कहाँ है, कौन सी है। अनदर, अदर, सम, एनी अदर, इनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं होता, इसलिए इनको इनडेफिनेट बोलते हैं। चलिए आगे समझ लेते हैं और क्या क्या कहता है ये। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें भाई, ये कहता है ए एन, असर्टेन, अनदर, दिस, दैट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब ए सर्टेन बॉय, ना कि सर्टेन बॉयज होगा। ध्यान रखना, अच्छी बात है, ये ध्यान रखने लायक बात है। सर्टेन बॉय मतलब कोई एक लड़का, सर्टेन बॉय का मतलब है कोई एक लड़का, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा लड़का, आप कहते हो सर्टेन बॉय, कोई भी एक लड़का। तो आर्टिकल तो लग गया है, ठीक है, लेकिन बॉय के बाद बॉयज नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ये यहाँ पे एक बात और कहता है कि सच, द सेम, द अदर, एनी, प्लस सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके बाद सिंगुलर नाउन भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों टाइप के काउंटेबल नाउन आ सकते हैं, जैसे सच ए बुक, इस प्रकार की एक किताब, या फिर सच बुक्स, ऐसी किताबें। ठीक है, द सेम बुक, ठीक है, द सेम बुक्स, ये भी ठीक है। याद रखिएगा यहां पे इसने क्या कहा है कि जो नाउन है वो काउंटेबल होना चाहिए, तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेशन में जैसे आपकी जरूरत हो आप वैसे अप्लाई कर सकते हो। एनी बुक या एनी बुक्स, एनी बुक या एनी बुक्स, ये भी है, ध्यान रखिएगा। इनमें आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं ये बस आपको एक बार पढ़नी है, थोड़ा बहुत इनका हल्का फुल्का ध्यान रखना है। अब देखो जैसे इसने कहा है सर्टेन, अब इसने क्या कहा है, सर्टेन रेडियोज, सर्टेन रेडियो नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसने कहा दीज, दो, सर्टेन, अदर, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके बाद अगर कोई नाउन जो है वो काउंटेबल आ रहा है तो वो प्लूरल भी हो सकता है। तो सर्टेन रेडियो नहीं होगा, क्या कहेगा ये, सर्टेन रेडियोस, मतलब कई प्रकार के रेडियोस, ध्यान रखना इस बात का भी। न्यूमरल एडजेक्टिव्स, अब डेफिनेट, एक कार्डिनल, ऑर्डिनल आप सीख ही चुके हो, आज एक नया नाम और सीख लो, मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है ना, अब देखो इसने कार्डिनल आपको सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ आर्टिकल कौन सा रहता है, दा रहता है। फिर ये कहता है सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है ना, इसको आप क्या बोलते हो, मल्टीप्लिकेटिव बोलते हो। नाम याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ऑर्डर ऑफ डेफिनेट न्यूमरल्स, यदि किसी वाक्य में इन तीनों एडजेक्टिव्स का यूज करना हो तो इनको निम्नलिखित क्रम में सजाया जाता है, लिखा जाता है। ये आप सीख चुके हो अगर आपको याद हो, मैंने आपको आर्टिकल में भी सिखाया था कि पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है। आज एक चीज और सीख लो, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव दे रखा हो तो वो भी उसके बाद आता है। जैसे द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स, पहले ऑर्डिनल और ऑर्डिनल के पहले आर्टिकल लगा दा, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आया इसने कार्डिनल और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आ गया, तो ये यूं रहेगा, ये वाली फॉर्मेशन है। अगर बात करें अब तक के सारी बातों के बारे में तो एक तो ये इधर वाला जो मामला आया था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह का जो आइदर नाइदर, ये पहले पढ़ चुके थे, ये इंपॉर्टेंट था। और फिर ये जो ऑर्डर ऑफ न्यूमरल डेफिनेट न्यूमरल्स का है ना, ये रूल एक अच्छा है, ये पढ़ तो आप पहले भी चुके हो लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं।
इसने कहा है कि ऐसा देखो क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, द 5 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। तो 5 गलत हो गया, 5 इसने किसका यूज़ करा है पहले, कार्डिनल का, जबकि आना पहले ऑर्डिनल चाहिए था। तो क्या बन जाएगा, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, ऐसे बन जाएगा। वैसा भी ध्यान रखिएगा इस बात का। इनडेफिनेट मतलब जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं होता, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी, ए, सेवरल, वेरियस, न्यूमर्स, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ, ये सब इनडेफिनेट मतलब जिनके बारे में आपको कोई एक्यूरेट नॉलेज नहीं होता कि भाई कितने लोगों के बारे में बात हो रही है। अब आप कहते हो मैनी बॉयज, तो भाई कितने, एक्यूरेट आपके पास कोई बात है नहीं। ऑर्डर ऑफ इनडेफिनेट न्यूमरल्स पर डेफिनेट न्यूमरल्स, इनका क्या ऑर्डर रहता है, तो देख लो, ये बताता है कि पहले क्या करता है ये, कि इनडेफिनेट को पहले यूज में लाया जाता है, फिर डेफिनेट न्यूमरल को बाद में लाया जाता है। देख लेते हैं कैसे कहता है। जैसे इसने कहा मैनी सिंगल रूम्स, सिंगल मैनी रूम्स नहीं होगा, तो ये तो पता ही है, ठीक है ना। मैनी सिंगल रूम, कई सारे सिंगल रूम्स हैं। तो मैनी के बाद जो आता है नाउन, वो रहता कौन सी फॉर्मेशन में है, प्लूरल में। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। वेरियस सिंगल रूम्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल वेरियस रूम्स नहीं कहेंगे। मैनी फर्स्ट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट मैनी स्टूडेंट नहीं को, मैनी कई सारे फर्स्ट स्टूडेंट, जो पहले पहले स्टूडेंट्स थे उनके बारे में बात कर रहा है, तो लग गया। अब आप कहोगे सर ये फर्स्ट है, इसके पहले आर्टिकल दा क्यों नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंककि इस फर्स्ट को आइडेंटिफाई करवाने के लिए इसने पहले से क्या लगा रखा है, मैनी लगा रखा है। तो मैनी द फर्स्ट स्टूडेंट्स करने की जरूरत है ही नहीं, आपने इसका आर्टिकल पहले ही लगा दिया यहाँ पर अपने आप में, मैनी। तो याद रखिएगा ये मैनी यहाँ पे एक डिटरमिनर्स का काम कर रहा है। तो ये डिटरमिनर हुए, आर्टिकल्स हुए, सब काम क्या करते हैं, एक ही तो काम है इनका, क्या, नाउन को स्पेसिफाइड करना, बस, इसके अलावा और इनका कोई रोल नहीं होता। और देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी बता रहे हैं, जो मच हुआ, लिटिल हुआ, होल हुआ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ। अब देखो इसने क्या है, क्वांटिटेटिव, ये इनके नाम रखे हैं। तो नाम आपको याद रखना इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रह सकते हैं याद तो अच्छी बात है, काम आते हैं, ठीक है। और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, नाम जरूर पता होना चाहिए आपको। अब ये क्या कहता है, जैसे जब कभी किसी वाक्य में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज हो तो आवश्यकता अनुसार दोनों के लिए एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखें कैसे, क्या कहता है, ही बॉट मैनी ऑरेंजेस, ठीक है, एंड मच मिल्क। देखो मैं सीधी सी बात आपको यहाँ पे क्लियर कट कर देता हूँ, इस लैंग्वेज में मत घुसिए आप। मच का यूज जो करा जाता है ना, मच के बाद जो नाउन आता है वो होता है अनकाउंटेबल। मच के बाद जो नाउन आता है वो होता है अनकाउंटेबल, और मैनी के बाद जो नाउन आता है वो होता है काउंटेबल। ऐसे पकड़ लो आप इस बात को, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। मैनी का मतलब होता है जिनको आप गिन सकते हो, मतलब कई सारे, तो वो काउंटेबल के साथ फॉर्मेशन में ज्यादा अप्लाई होता है, और मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल के साथ। मच मात्रा बताता है, मैनी संख्या बताता है। अगर आपको ये बात पूरी समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं आई है तो डिटरमिनर्स वाला लेक्चर जाके दोबारा देख लीजिए, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना, मैनी मच को लेकर, मतलब डिटरमिनर्स के पार्ट को लेकर, चाहे वो देख लीजिए, ठीक है। कहीं भी देख लो, बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर की जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, वो इसी को लेकर है, वो देख लीजिए। जहां आपको ये बात समझ में वो पकड़ लीजिए, वो बात सीखना काफ़ी जरूरी है। ध्यान रखें कि ऑरेंजेस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, किंतु मिल्क जो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ऑरेंजेस के लिए संख्यावाचक, मैंने कहा था ना, संख्या के लिए जो मैनी का यूज़ किया गया है, और मिल्क के लिए मात्रावाचक मतलब क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटी बताने के लिए मच का, और नंबर बताने के लिए आप मैनी का प्रयोग करते हो। बस ये सीधी सी थ्योरी है यहाँ पे। ध्यान रखें कि ऐसे वाक्यों में मैनी ऑरेंजेस एंड मिल्क या मच मिल्क एंड ऑरेंजेस का प्रयोग करके प्रॉब्लम के रूप में दिया जाता है, तो सही बात नहीं है ये। मैनी ऑरेंजेस एंड मच मिल्क मतलब अलग अलग, दोनों नाउन के लिए, मिल्क भी नाउन है, ऑरेंज भी नाउन है, दोनों के लिए अलग अलग एडजेक्टिव यूज करने पड़ेंगे हमें। आगे देखो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वालिटी जो बताते हैं, नाम भले ही चाहे टिपिकल लग रहे हो आपको, लेकिन देखो क्वालिटी, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, शार्प, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, लवली आदि, ये सब क्या बता रहे हैं, क्वालिटी तो बता रहे हैं, तो क्वालिटेटिव बोल दिया इनको। ही इज़ अ हैंडसम मैन, ठीक है, आपने ही इज़ अ हैंडसम मैन, वो एक हैंडसम आदमी है, तो ये नाम हो गए, नाम में ज़्यादा घुसने की जरूरत मत करो। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, विच, व्हाट, हुज, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारे एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं, और किस टाइप के, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में आने वाले कहलाते हैं। विच बुक इज़ योर्स, तुम्हारी कौन सी किताब है। व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी किताब तुम्हें ज़्यादा पसंद है। हुज बुक इज़ दिस, ये बुक किसकी है, ठीक है। अब देखो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट को बोलते हैं, ये भी आप कौन से में, आर्टिकल वाले पार्ट में पढ़ चुके हो कि एक्सक्लेमेटरी व्हाट के बाद जो आर्टिकल जनरली हम यूज़ कर लेते हैं वो कौन सा कर लेते हैं, ए और एन का भी यूज़ कर लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की फॉर्मेशन हो। जैसे इसने कहा व्हाट नॉनसेंस दिस इज, क्या बकवास है ये, ठीक है ना। तो ये यूँ ध्यान रखने आपने, ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब आता है असली पार्ट, डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है।
डिग्री होती है जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो रिक्वेस्ट है आपसे अटेंटिव होकर सुनिएगा इस बात को। अभी तक जो ऊपर पढ़ के हैं वहां पे तो कोई 2-3 बातें थी जिनके बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ध्यान रखना है, लेकिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक बातें अब यहां से शुरू हो ही जाती हैं। सबसे पहले इसने कहा पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो पहले तो 2-3 बातें तो ये सीख लो कि एक व्यक्ति या वस्तु के गुण या गुणों की चर्चा करते हैं। मतलब जब आप किसी एक ही व्यक्ति के बारे में या किसी एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं ना, तब वहां पे पॉजिटिव डिग्री अप्लाई करते हैं। ही इज गुड, शी इज ब्यूटीफुल, आपने किसी एक के बारे में बात करी है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, दो व्यक्तियों या फिर दो वस्तुओं के गुणों की तुलना, ठीक है ना, उनके बीच में कोई कंपैरिजन आप करते हो। जैसे ही इज बेटर देन यू, वो तुमसे अच्छा है। सोनी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से सोनी है जो बेटर है। यहां देखो ऑफ द टू का जब यूज करते हैं उसमें कंपैरेटिव डिग्री होती है और उसके साथ आर्टिकल कौन सा लगता है, द लगता है। ये बात मैं आपको आर्टिकल्स में सिखा चुका हूं। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर रूल से अटैच रहती है, इसलिए हमेशा ध्यान से सुनिए, अटेंटिव रह के सुनिए बात को, ठीक है। कंपैरेटिव याद रखिए, पॉजिटिव डिग्री किसी एक व्यक्ति के या किसी एक वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हो। कंपैरेटिव डिग्री दो व्यक्ति या फिर दो वस्तुओं के बीच में कोई तुलना कर रहे हो। और सुपरलेटिव डिग्री जब मामला दो से ज़्यादा हो जाए, दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में आप उनके बीच में कोई कंपैरिजन कर रहे हो, दो से ज़्यादा होनी चाहिए, बस ये सीधी सी थ्योरी है। जैसे इसने कहा राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम जो है टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा लगा दिया। बॉय इन द क्लास, क्लास में सबसे ज़्यादा जो टॉल है वो कौन है, राम है। मोती इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर, मोती नाम का जो कोई लड़का है वो सबसे बेस्ट प्लेयर है। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल दा लग गया और ये तुलना दो से ज़्यादा के बीच में हो रही है। बस ये ध्यान आपको बात रखनी है। आगे देख लेते हैं और क्या क्या कहता है ये। अब आ गया ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का, ये समझ लीजिए, ये जो कुछ आवश्यक तथ्य इसने नाम लिखा है ना, ये वाकई में आवश्यक तथ्य ही हैं। ये मीनिंग्स आप याद में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। क्या कहता है ये, यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, मेजर, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, होल, कंप्लीट, फुल, राउंड, सर्कुलर, स्पेरिकल, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर। मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आपको पता होगा, ठीक है ना। अगर आप आशुतोष सर से पढ़ते हैं तो उन्होंने भी बताया होगा, मनदीप सर से पढ़ते हैं उन्होंने भी बताया होगा, जहीं भी जहाँ जिससे भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो उन्होंने ये बात आपके बात साथ शेयर करी होगी। पैरेलल, गोल्डन, मिल्की, ल्यूनर आदि स्वरूप में पॉजिटिव डिग्री हैं, लेकिन अर्थ में सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपने याद करने ही होंगे। ये कहता है कि ये जहाँ छप के आ जाए ना, वो अपने आप में दिखते, मतलब शक्ल तो इनकी जैसे पॉजिटिव है, लेकिन काम ये किसका करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री की अगर बारे में बात हो रही है तो फिर क्या करेंगे, देखो आप, हर ब्यूटी इज अनमैच्ड, उसकी सुंदरता अतुलनीय, किसी से तुलना नहीं करी जा सकती। इनके पहले ना तो मोर लगाया जा सकता और ना ही मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में ही क्या है, सुपरलेटिव होते हैं। तो जब खुद ही सुपरलेटिव है तो आर्टिकल ता लगाने की इनके पीछे जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और इनको कंपैरेटिव में यूज नहीं कर सकते, अपने आप में ये सुपरलेटिव डिग्री ही होते हैं। ऐसे शब्दों को पहले मोर या मोस्ट लगाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। इन ऐसे शब्दों को पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग करने का ध्यान रखें। जैसे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशंस, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट को हटा दो भाई साहब, क्योंकि मेजर अपने आप में, अभी या थोड़ी देर पहले ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मेजर अपने आप में क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके पहले मोस्ट लगाकर इसको सुपरलेटिव बनाने की जरूरत कहाँ है, सुपरफ्लुअस एरर कहलाती हैं ये पे। सुपरफ्लुअस का मतलब अनावश्यक, जिसकी जरूरत है ही नहीं, तो ये सुपरफ्लुअस हुआ। तो मोस्ट को हटाना होगा आपको, और वन ऑफ द मेजर ऑपरेशन कहना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और वन ऑफ द मेजर ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद आपने ये एस लगाओगे, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्मेशन में होता है, इसलिए ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशंस होगा। दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला तो ये कि मोस्ट लगा के दे देगा, लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ये क्वेश्चन नहीं देता तो वो क्या करेगा, सब कुछ सही करेगा, लेकिन ऑपरेशन को सिंगुलर फॉर्मेशन में लिख देगा, तो भी गलती है कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन कौन सी फॉर्मेशन में रहता है, प्लूरल फॉर्मेशन में रहता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये कहता है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर के बाद प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है, न कि कंजक्शन देन का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से इंपॉर्टेंट रूल आ गया, ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सीनियर, जूनियर, प्रेफर, सुपीरियर, ठीक है ना, पोस्टीरियर, ये सब क्या है, इनके बाद प्रेपोजिशन कौन सी लगती है, टू लगती है। ही इज सीनियर देन मी, पेपर में ये मिलेगा, जबकि होना क्या चाहिए, टू। ध्यान रखिएगा, इनके बाद टू प्रेपोजिशन आती है। इनके बारे में प्रेपोजिशन के पार्ट में दोबारा बात कर लेंगे, बाई चांस भूल भी जाते हो तो वहां दोबारा बात होगी इनके बारे में। इनके बाद देन का प्रयोग करके प्रॉब्लम दिए जाते हैं, इनके बाद देन का प्रयोग है तो टू का, इस पर ध्यान रखें। इनके पहले मोर भी नहीं लगाया जाता, जैसे ही इज मोर सीनियर टू मी, जबकि आप क्या कहोगे, ही इज सीनियर टू मी, यही सही रहता है। बस ध्यान रखिएगा, इनके पहले ना तो मोर लगाया जाता और ना इनके बाद देन लगाया जाता, टू प्रेपोजिशन आती है। फिर अगला क्या कहता है, माइनर, मेजर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं।
ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स होते हैं। इनके पहले मोर या मोस्ट के बाद देन या टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखो क्या कहता है ये, दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, ठीक है ना, दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, ये अपने आप में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव बताएं, मतलब पॉजिटिव डिग्री अपने आप में ये, ठीक है। द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज एक्सीलेंट, जो इंटीरियर जो अंदरूनी जो डेकोरेशन करी है वो इस रूम की, ऑफ द रूम इज एक्सीलेंट, वो शानदार है। एक्सीलेंट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो कोई भी इसके साथ मोस्ट वगैरह का यूज नहीं करा, कुछ भी नहीं करने की जरूरत, ठीक है। अब फिर ये फोर्थ रूल आ रहा है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, दोनों वर्ड्स आपने ध्यान में रखने हैं। इनके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जबकि देखो आप शक्ल से ये क्या लगता है, कंपैरेटिवली रिलेटिवली, ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे तुलना की जा रही है, और तुलना दो के लिए होती है, तो वो इसको कंपैरेटिव डिग्री का कोई फॉर्मेशन बना के क्वेश्चन दे देगा पेपर में, और वहाँ पे एरर आ जाएगी। कैसे, देखो, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट टुडे, पेपर में वो हॉटर कर देगा, क्योंकि एक स्टूडेंट का ध्यान जाएगा कंपैरेटिवली, तो तुलना की जा रही है, तुलना की जा रही है तो भाई साहब देन लगा दो, या फिर कंपैरेटिव डिग्री आगे जो अगर होट कर गया तो इसको होटर कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये अपने आप में कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, तो होट रहेगा, होट की पॉजिटिव डिग्री होट ही रहती है, कंपैरेटिव अगर होती तो होटर होता। जहां ये वर्ड छप के दिख जाए आपको कंपैरेटिवली या रिलेटिवली, दोनों पे ध्यान रखिएगा, वो कौन सी डिग्री को फॉलो करेंगे, पॉजिटिव डिग्री को, ध्यान रखना है इस बात का। इसने बता भी दी ये बात, ये कहता है कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करके प्रॉब्लम दिया जाता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फिर भाई साहब फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा इस बात का। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, इनफ के साथ कौन सी डिग्री आ रही है, पॉजिटिव, ध्यान रखना, ठीक है। तो ही इज इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री है, टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, वो पर्याप्त मात्रा में समझदार है तुम्हारी ट्रिक्स को समझने के लिए। इनफ के पहले हमेशा कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का प्रयोग करके प्रॉब्लम दी जाती है, ध्यान रखना, जबकि आपको पता चल चुका है कि पॉजिटिव डिग्री इसके साथ अप्लाई होती है, जैसे बेटर इनफ, वर्स इनफ, तो इनफ के पहले प्रयुक्त एडजेक्टिव की डिग्री पे ध्यान दें। ही स्मार्टर इनफ, गड़बड़ हो गई, स्मार्टर नहीं होगा, क्या होएगा, स्मार्टर की जगह पे आपने स्मार्ट का यूज करना है। इनफ के पहले कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री, तो ही स्मार्ट इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, इस प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए वो पर्याप्त इतना क्या था, स्मार्ट इनफ था, मतलब पूरा पर्याप्त रूप में स्मार्ट था वो इसको सेलेक्ट होने के लिए, ये इसका मामला बन जाएगा। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, इनके बारे में आपने फोकस रखना है। अगली बात के बारे में बात करते हैं कि प्रेफर के बाद टू का प्रयोग होता है, ये बात आप ध्यान रख लेना। प्रेफर के बाद, प्रेफर के साथ टू, जैसे सीनियर जूनियर सुपीरियर वो पढ़ के आए हो ना, वहां पे टू, तो वैसे ही प्रेफर के साथ टू। अब इसने अलग से क्यों दिया है, अलग से इसलिए दिया है, वहां पे प्रेफर को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वाकई में इंपॉर्टेंट बात है। प्रेफर के साथ टू का प्रयोग होता है यदि तुलना दो नाउन या दो नाउन इक्विवेलेंट्स के बीच में हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहा है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कि प्रेफर के बाद टू का यूज आप कब करते हो, यदि तुलना दो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है नाउन के समानार्थी, जो नाउन जैसे दिख रहे हो, दो नाउन के बीच में या दो नाउन जैसे शब्दों के बीच में अगर तुलना हो रही है और प्रेफर वहां पे छपा पड़ा है ना, तो टू प्रेपोजिशन का यूज कर देना। शी प्रेफर्स मिल्क टू टी, टी भी नाउन है, मिल्क भी नाउन है, प्रेपोजिशन कौन सी लग गई, टू लग गई। लेकिन अब देखो प्रेफर के बाद रेदर देन का प्रयोग होता है यदि तुलना दो इन्फिनिटीज के बीच में हो, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्फिनिटीज किसे कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटीज कहते हैं। प्रेफर के बाद टू तो लगता है नाउन के बीच में जब तुलना हो, नाउन या नाउन इक्विवेलेंट्स के बीच में, लेकिन प्रेफर के बाद रेदर देन कब लग जाता है, जब इन्फिनिटिव्स के बीच में तुलना हो रही हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मैं फिर आपको प्रेशराइज कर रहा हूं इसको याद रखने के लिए। देखो, ही प्रेफर्स टू सिट रेदर देन स्लीप, वो बैठना पसंद करता है, प्रेफर करता है किसके बजाय, सोने के बजाय। अब देखो टू सिट और इधर स्लीप आ रखा है, ये यहां पे क्या करेगा, पेपर के अंदर आपको यहां पे टू लगा के दे देगा, ही प्रेफर्स टू सिट टू स्लीप, नहीं ऐसा नहीं होगा। ही प्रेफर्स टू सिट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इधर ही अपने आप में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ये लगा के इन्फिनिटिव होते हैं। इन दोनों इन्फिनिटिव को जोड़ने के लिए आप बीच में किसका यूज कर दोगे, रेदर देन का यूज कर दोगे, इस बात को ध्यान में रखना आप। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेबल के बाद टू का प्रयोग होता है, फिर इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आप प्रेफर से याद रख सकते हो, कुछ अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। प्रेफर के बाद टू लगता है, प्रेफरेबल के बाद भी टू लगता है। फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको, प्रेफर के बाद रेदर देन का प्रयोग होता है तुलना अगर दो इन्फिनिटीज के बीच में हो तो, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये फिर सिंपल सा एक रूल आया है, लेकिन रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात बड़ी ही सिंपल सी है, रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो एडजेक्टिव्स के यदि एंड से जुड़े हो तो दोनों एक डिग्री में होते हैं, जैसे गुड एंड वाइज, भाई एंड से जुड़े हैं, इधर एक एडजेक्टिव है, इधर एक एडजेक्टिव है, दोनों अगर एक डिग्री में हो, मतलब दोनों पॉजिटिव डिग्री है ना, तो दोनों पॉजिटिव ही रहेंगी। मतलब क्या नहीं होगा, बेटर एंड, देखो गुड एंड वाइज का मतलब आप ऐसे नहीं करते कि गुड एंड वाइजर,
या फिर बेटर एंड वाइज, नहीं, एंड से जुड़े हैं दो एडजेक्टिव्स, दोनों सेम डिग्री में रहेंगे, एक जैसे डिग्री में। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव है तो सुपरलेटिव। बेटर एंड वाइजर कंपैरेटिव है, बेस्ट एंड वाइजेस्ट सुपरलेटिव है। सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, एंड से जुड़े हों तो दो डिग्रीज, दोनों एक ही फॉर्मेशन में रहते हैं। अब देखो इसने क्या कहा है यहाँ पे, इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव बनाने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में दें आप। अब क्या कहता है ये, देखो इसने क्या कहा है। अब इस बात को, इस बुकिश लैंग्वेज के ऊपर तो बाद में जाएंगे, आप ये वाली जो बात यहाँ पे छपी पड़ी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या कहता है कि कंपैरेटिव के बाद देन। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपैरेटिव का मतलब है तुलना, तुलना वाले मामले में आप देन का यूज करते हो। तो पेपर में जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है ना, मैं पहले ही बता देता हूं वो क्या मिलने वाला है। वो ये मिलने वाला है कि जब सेंटेंस में आपको कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर अगर आपको ऑल अदर और एनी अदर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कंपैरेटिव के बाद देन तो आता ही आता है, सबको पता है, कंपैरिजन करते हैं तो देन लगाते हैं। लेकिन अगर ऑल अदर का यूज कर रखा हो देन के बाद, तब तो जो आगे नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल फॉर्मेशन में। लेकिन अगर एनी अदर का यूज कर रखा हो तो जो नाउन आएगा वो आएगा सिंगुलर फॉर्मेशन में, बस। और कुछ नहीं समझना आपने, इतनी सी बात पकड़ लो। वो क्या है, कंपैरेटिव के बाद देन तो रहेगा ही रहेगा, पेपर में भी मिलेगा आपको। लेकिन अगर उसके बाद ऑल अदर लिखा हो तब तो आपने जो नाउन लगाना है वो प्लूरल लगाना है, एनी अदर देखा हो तो सिंगुलर। देखो ऑल का मतलब भी कहता है कई सारे, तो प्लूरल नाउन है। एनी अदर का मतलब किसी एक के बारे में बात करा, आपको आइडिया नहीं है, ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ खाली, तो वो जो नाउन है वो सिंगुलर रख देना। अब देखो आप बात समझने की कोशिश करना, ही इज बेटर देन ऑल अदर, ऑल अदर का दे रखा है बॉयज, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ही इज बेटर देन एनी अदर, पेपर में आपको यहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है, यहां कुछ क्वेश्चन दे देगा आपको, एनी अदर के बाद बॉय जो है इसकी जगह पे बॉयज कर देगा और ये एरर हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो ऑल अदर के बाद नाउन है प्लूरल और एनी अदर के बाद है जो नाउन वो है सिंगुलर, बस। और इसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना। ये जो बातें इसने यहाँ पे लिखी है, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों का सिंथेसिस, इसके ऊपर अभी आपने फोकस नहीं करना। ये ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है, लेकिन पढ़ लेना आप एक बार, जनरल फॉर्मेशन के लिए पढ़ लेना, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में बात हम कर लेंगे जब हम एडवर्ब वाले पोर्शन में आएंगे, या फिर जो क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिस एक्सरसाइज आएगी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ये वाली बात आपको, ये जो यहाँ पे लिखी है ना, वो मैं समझा दूंगा आपको। ऐसा कुछ टिपिकल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी फॉर्मेशन है। समझने के लिए आप चाहें तो ये एक सेंटेंस जरूर देख सकते हैं। इसने कहा अंजलिज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन दीपालीज बट नॉट एज गुड एज वैशालीज। अब देखो इसने क्या कि अंजलि की जो परफॉर्मेंस थी ना ड्रामा में, वॉज बेस्ट देन दीपालीज। अरे भाई साहब, यहाँ तुलना दीपाली के साथ कर रहे हैं, तुलना दीपाली के साथ हो रही है, तो मतलब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो बेस्ट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट की जगह पे क्या होगा, बेटर का यूज हो जाएगा। इसने लैंग्वेज टिपिकल लिखी है, ये जो जितनी भी लैंग्वेज है सारी टिपिकल लैंग्वेज है। जो बात यहाँ पे लिखी हुई वो आप पहले ही सीख चुके हो, इसलिए मैं आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करवाना चाहता। तो ये सिंथेसिस और इस चक्कर में ना पड़े आप, चाहे आप बस इतना सा मामला ध्यान रखिएगा। ये आपका एक एडजेक्टिव का पार्ट है जो मिरर ऑफ कॉमन एरर ने यहाँ पे आपके साथ शेयर करा है, इसको आप समझ जाना अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे अच्छे लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, एक बात शेयर कर देता हूँ, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूँगा। जैसे प्रोनाउन के शेयर करे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने वो अभी तक सोल्व नहीं करोगे, तो भाई पहले उनको सोल्व कर लो। आंसर की भी मैंने सेंड कर दिए, पहले अपनी तरफ से सोल्व कीजिए, फिर आंसर की के साथ मैच कीजिए। कुछ एक क्वेश्चन में एरर होता है जो बुक्स में, चाहे टाइपिंग मिस्टेक हो, प्रिंट मिस्टेक हो, कुछ भी हो, वो मैं आपके साथ क्लियर कर लेता हूँ। तो ऐसे एडजेक्टिव के क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।